ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ही ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है। देश और दुनिया के जो हालात हैं और जो बने हुए हैं उसके अंदर भारत सरकार ने ये किसान विरोधी 3 कानून लाकर किसान परिवारों पे, देश की एक बहुत बड़ी आबादी पे एक प्रकार से कुठाराघात किया है। मैं इसकी निंदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बैठे हुए सभी सदस्य इस बात को भलीभांति जानते हैं कि प्रदेश का हर व्यक्ति, पक्ष का या विपक्ष का इस सदन में जो बैठा है वो किसान परिवारों से जुड़ा हुआ है, किसान से जुड़ा हुआ है। लगातार किसानों के हित की बातें यहाँ उठती है, राजस्थान के विकास की बात उठती है, देश के विकास की बात उठती है। पर जिस प्रकार के कानून भारत सरकार ने बनाए, आने वाले समय में ये गरीब किसान जो मेहनत और मजदूरी के बलबूते अपने परिवारों का और देश के परिवारों का, इतनी बड़ी आबादी का पेट पालने का काम करता है, इन बिलों से जो आघात पहुंचा है, आने वाले समय में वो किसान मजदूर बन के रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी और वो कंपनियां अनुबंध के आधार पर किसानों की जमीन लेकर अपने मनमानी के तरीके से उसी किसान को मजदूर बनाकर, जिस किसान अपने खेत का मालिक हुआ करता था किसान, उसको ठेके पे लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करवाएगी। जैसा वो चाहेगी वैसा बाजार भाव होगा, उसकी कोई सीमा समय तय नहीं है। मंडियां खत्म कर दी गई है। देश की आज़ादी के बाद में चाहे कोई भी सरकारें आई हो, प्रगति के साथ साथ में किसान को अपने माल बेचने का हक मंडी के माध्यम से मिला। बड़ा तकलीफ का विषय है अध्यक्ष महोदय कि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर और प्रदेशों के अंदर, जहाँ मंडी बोर्ड बने हुए हैं, किसान अपनी पैदा वहाँ जो भी पैदा करता है खेत से उसको लेके आता है, बाकायदे उसकी खुली बोली लगती है और उस बोली के आधार पे आड़तिया उससे पूछता है कि भाई आपकी रेट ये लगी है, आप चाहो तो मैं बेचूं, नहीं बेचूं। तो किसान की इच्छा होती है तो उस भाव को देख के वो आड़तिया को कहता है कि आप बेच दीजिए। यदि उसके मनमाफ नहीं रहता तो कहता है कि 2-4 दिन में इंतजार कर लूंगा। जिस प्रकार का कानून बनाया गया है उसमें मंडियां खत्म होगी और मंडियों के साथ में किसानों को जो सुविधाएं मिली है, मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से, विपणन के माध्यम से, गरीब किसान जो खेत में काम करता है, कभी करंट से मृत्यु हो जाती है, कभी सांप काटने से मृत्यु हो जाती है। रात को 12 बजे लाइट आए तो किसान को खेत में खड़ा रहना पड़ता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा कि इस कोरोना काल में मीडिया के माध्यम से जो खबरें हम पढ़ते हैं, देश के आंकड़े जो आते हैं कि जीडीपी और विकास दर में हर क्षेत्र में कमी आई है, पर जिस प्रकार से किसान ने इस विकास दर को संभाला, देश को ताकत दी, प्रदेश को ताकत दी, आज इस कोरोना काल में भी यदि विकास की गति को कोई आगे बढ़ा रहा है तो खेत में खड़ा हुआ किसान बढ़ा रहा है। ये जो बिल आए हैं, एमएसपी का कोई अता पता नहीं है, एमएसपी का क्या रहेगा इसका कोई खुलासा नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार लागू करती है और आज दिन तक इस बात का पता नहीं है कि यह किस तरह से लागू रहेगी। मंडी में जो व्यापार हो रहा था, अध्यक्ष महोदय मैं आंकड़े बताऊं आपको, मुझे अच्छी तरह पता है, मैं आड़त का काम कर चुका हूं चांदपोल मंडी के अंदर। आज की तारीख में मैंने कल मालूम किया वहां 7,000 व्यापारी लाइसेंसधारी हैं और आप अंदाजा लगाओ कि एक दुकान पे यदि 10 व्यक्ति भी काम करते हैं तो 7,000 के आसपास लोग वहां पर डे अपनी रोटी रोजी करते हैं। तो उसमें पल्लेदार भी है, चाय वाला भी है, टायर पंचर वाला भी है, ये दलाल भी हैं जो बोली लगाते हैं और दूसरे प्रदेशों में माल बेचते हैं, उनकी रोजी रोटी भी जुड़ी हुई है।
और जो मालिक है वो अपने परिवार के साथ वहाँ बैठता है, किसान वहाँ आता है, ढाबे पे खाना खाता है, उसके साथ में कचौरी भी खाता है, वो लोग भी इसके साथ में धंधे के साथ में पल रहे थे। इन सब लोगों को यदि जोड़ें तो पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसके बारे में कोई विचार नहीं किया गया। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, वो गांव में माल खरीदेगी, पैन कार्ड के माध्यम से आपने उनको अलाउ किया है। मेरे समझ में नहीं आ रही अध्यक्ष महोदय कि आज गांव का आदमी जो 50 साल से उस आड़त के दुकान से जुड़ा हुआ था, ऐसी ऐसी मंडियां हैं जहां आदमी, व्यापारी और किसान का तालमेल इतना बढ़िया है कि सालाना में 10-10, 15-15 लाख उधारी का लेके किसान अपने परिवारों की शादी करता है, और जब फसल आती है तो आड़तिया को ब्याज से ही तो पैसा चुकाता है। रात को यदि हारी बीमारी हो और किसी प्रकार के पैसे की आवश्यकता हो गई तो एक चलता फिरता एटीएम का काम आड़तिया करता है। वो सेठ जी के जाके पैसे मांगता कि फसल आएगी जब कटवा दूंगा, मेरे को इमरजेंसी हो गई, मेरे घर में बीमारी है या परेशानी है, तो वो आड़तिया उस मदद करता है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, कहाँ तो एटीएम होगा, उनका जो एग्रीमेंट होगा, जो अनुबंध होगा, संविदा में जो ठेका होगा, उसकी लिखापढ़ी कैसी होगी। किसान तो वैसे ही अनपढ़ है, वो कहाँ उस एग्रीमेंट को पढ़ेगा, कहाँ उसको पढ़ाने जाएगा। किसान की आय दुगनी करने की बात हुई थी। अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में जिस प्रकार से पलायन हुआ है सब प्रदेशों के अंदर, पढ़ने वाली जो नौजवान पीढ़ी है, मैं तो बड़ा उदाहरण दूं, अपने कोटा का देख लीजिए हाल। कोटा में जितने स्टूडेंट पढ़ते थे सब गांव में जाके खेती कर रहे हैं, और खेती के प्रति उनका रुझान भी बढ़ा है। ये 8-9 महीने के अंदर ये मैंने भी देखा है। वो लोग खेती में रुचि लेने लगे, उनको ये मालूम चला कि हो सकता है समय और खराब आए, कोरोना कितने दिन चले, तो उन्होंने घर में जाके खेती का काम संभाला। उसके साथ भी पशुधन जुड़ा हुआ है। कहीं इस बिल में इस बात का मालूम अता पता नहीं है कि इस खेती के साथ में जो पशुधन है उसका क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, सब स्टेटों के अंदर कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान खेती के साथ में पशुधन पालता है, उस दूध को ले जाके डेयरी के बूथ पे देता है, और उस बूथ से जब कलेक्शन होके दूध आगे जाता है तो उसे मदर डेयरी हो, अमूल हो, सरस हो, हर स्टेट की अपनी अलग अलग डेयरी और अपने कोऑपरेटिव सेक्टर की डेयरियां बनी हुई है। और अमूल का तो पूरे देश के अंदर नाम है, दुनिया में नाम है। मेरे समझ में आ रहा है कि इन किसानों के साथ में उस पशुधन का क्या होगा। किसान तो ठीक है, मजदूरी वहां कर लेगा, बड़े बड़े गांव के गांव जब अनुबंधन में हो जाएंगे तो मजबूरन किसान को पशु बेचना पड़ेगा, और यदि वो पशु बेचता भी नहीं है तो उसको चारा उन बड़ी कंपनियों से वापस खरीदना पड़ेगा, जो मूल्य वो तय करेंगे उसमें वो अपने पशुधन को पालने का काम करेगा। तो मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ये बिल लेके आई है, न राज्य सरकारों से पूछा गया, न सामाजिक संगठनों से पूछा गया, न किसान संगठनों से पूछा गया, न व्यापारिक संगठनों से पूछा। बहुत बड़ा तबका व्यापारी मेरे पास, व्यापार संगठन के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार विरोध नहीं कर रही, हम ठगे से महसूस कर रहे हैं, हमारे थड़े खाली हो जाएंगे, किसान का हमारा जो तालमेल था वो खत्म हो जाएगा, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो गांव में जाके मनमानी रूप से किसान का अनाज खरीदेगी। भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया। एफसीआई जैसी बड़ी कंपनी है जो आज भंडारण करती है, उसका क्या होगा। तो कुल मिला के अध्यक्ष महोदय, ये जो बिल भारत सरकार लेके आई है उससे ऐसा लगता है कि अनान फनान में लेके आई है, कोरोना काल का फायदा उठाया गया है, किसान अपने आप में ठगा सा महसूस कर रहा है। अनेक प्रदेशों की सरकारें और वहां के किसान संगठन सड़कों पे उतरे हुए हैं, आंदोलन लगातार जारी है, पर भारत सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। मुझे बड़ी पीड़ा है इस बात की कि किसानों की आय दुगनी करने वाली सरकार आज किसानों पे जिस प्रकार का बिल तोप के कानून बना है, निश्चित तौर से आने वाले समय में इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, किसान कमजोर होगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में किसान की डेथ हो जाती है, आज मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से हम उसको 2 लाख रुपए देते हैं, और यदि अंग भंग हो जाता है तो 5,000 से 50,000 रुपये सरकार देने का काम करती है। उसका कहीं लेखा जोखा नहीं है। जिसको 4 बोरी छोटा सीमांत और लघु काश्तकार है, जिसके 2-4 बोरी होती है, वो गरीब किसान
कहीं अपने 2 बोरी बेच के अपना काम चलाता है। ये बड़े बड़ी जब कंपनियां आएगी तो कहाँ तो माल बेचने जाएगा, और यदि वो माल बेचने के लिए किसी को गांव में कहेगा तो कहेंगे भाई फला कंपनी का बड़ा अधिकारी यहाँ बैठा है, उसका आप बात कर लो, और वो अपनी मनमानी रेट लगाएगा और उसको मजबूरन उस पर बेचना पड़ेगा। तो ये मंडियों को खत्म करने का काम, व्यापारियों को खत्म करने का काम, मजदूरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि आज जितनी भी बड़ी बड़ी मंडियाँ हैं, हर मंडी के अंदर बैंक की शाखाएं हैं, और सब राष्ट्रीयकृत बैंक हैं और ग्रामीण बैंक है। ऐसी कोई मंडी नहीं है जहाँ इनकी शाखाएं नहीं हो। वहाँ के कर्मचारी फालतू हो जाएंगे, बैंक डूब जाएंगे, बैंकों में जो लेन देन है वो बंद हो जाएगा, तो शाखाएं बंद हो जाएगी। जहाँ से किसानों को और व्यापारियों को रोज का लेन देन होता था। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो बिल भारत सरकार लेके आई है, मैं राजस्थान सरकार की तरफ से इसका पुरजोर विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं सदन के माध्यम से कि इस कानून को वापस ले, जो किसानों के विरोधी है, किसान को कमजोर करने वाला है। और यदि देश में किसान कमजोर होगा तो अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि आने वाला समय और भी कठिन होगा देश और प्रदेश के लिए। इस कोरोना काल के अंदर जो महामारी चल रही है, आम आदमी का जीना वैसे दूभर है। जितनी मौतें इस कोरोना काल में हुई है उसमें किसान अभी बचा हुआ है, क्यों? गांव में मेहनत कर रहा है। शहरों में इसका प्रभाव ज्यादा है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि इसका विरोध इनकी पार्टी के, भारत सरकार के साथ में जो लोग थे उन्होंने भी विरोध किया है। जो इनके पार्टी के संबंध में थे उन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। मेरा निवेदन है सदन के माध्यम से कि भारत सरकार इस पर पुनर्विचार करे और ये जो किसान विरोधी बिल लेके आए हैं इसको वापस ले। यही बातें कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं सबसे अपील करना चाहूंगा, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।